हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, डायरेक्ट एंड इनवर्स variation. In this chapter we had already discussed about the direct variation. In direct variation, two quantities are related in such a way that an increase in one causes corresponding increase in other quantity. For example, if a family has 4 members, if a family has a number of members 4 and 4 members consume 5 liter of milk, and 4 family members consumes 5 liter of milk. Now if the family members are increased by some numbers, for example, now some more members or some relatives come to the house and the members are increased, and let us suppose there are 10 members now. So it is obvious thing that if 10 members of a family consume 5 liter of milk, then 10 members of family will consume more than 5 liter. This means कि अगर 10 मेंबर हमारे पास फैमिली में आ गए हैं तो अब वो 5 लीटर से ज़्यादा मिल्क जो है कंज्यूम करेंगे. वो हो सकता है 20 हो, 30 हो, 40 हो. बट हमने क्या ऑब्ज़र्व करना है, हमने ऑब्ज़र्व ये करना है कि हमारे जो पहले फैमिली मेंबर 4 थे वो बढ़कर 10 हो गए, यानी कि मेंबर्स जो है इंक्रीज़ हुए. यानी कि मेंबर इंक्रीज़ होने की वजह से, अगर फैमिली मेंबर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो फैमिली मेंबर इंक्रीज़ होने की वजह से जो मिल्क की कंजप्शन थी वो भी इंक्रीज़ हो गई है. यानी कि अगर आपने एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ किया तो उसके इफ़ेक्ट से दूसरी क्वांटिटी भी आपके पास इंक्रीज़ हो गई. तो अगर दोनों साइड की क्वांटिटीज़ इंक्रीज़ हो जाती है किसी केस में, तो उस केस को बोलते हैं हम केस ऑफ डायरेक्ट वेरिएशन, जिसमें एक क्वांटिटी के इंक्रीज़ से दूसरी क्वांटिटी भी आपके पास इंक्रीज़ हो जाती है. तो वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट इंक्रीज इन वन causes corresponding increase in the other, then the variation is called direct variation. तो आज हमारे पास जो नया टॉपिक है उसका नाम है इनवर्स वेरिएशन. आज हमने बात करनी है इनवर्स वेरिएशन की. जस्ट लाइक डायरेक्ट वेरिएशन, अब हमारे पास वेरिएशन इनवर्स यानी कि उल्टी हो जाएगी. बोलने का मतलब क्या है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो उसके इफ़ेक्ट से दूसरी वाली क्वांटिटी में कुछ डिक्रीज़ आएगा. जैसे हम बात करते हैं कि अगर किसी वर्क को करने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 स्टूडेंट्स किसी वर्क को 12 डेज में फिनिश करते हैं. मान लेते हैं एक प्रोजेक्ट दिया गया है बच्चों को और कहा है कि 5 स्टूडेंट्स जो है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे. तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए 5 जो बच्चे हैं वो 12 डेज लगाते हैं. अब उसी काम को करने के लिए मान लो एक कोई प्लांटेशन करनी है, 100 प्लांट लगाने हैं. 100 प्लांट को लगाने के लिए 100 प्लांट्स को लगाने के लिए 5 जो स्टूडेंट है वो 12 डेज लेते हैं. अब अगर मैं क्या कर दूँ, 5 स्टूडेंट की जगह मैं कुछ ज़्यादा बच्चे लगा दूँ. मान लो मैंने 10 लगा दिए. अब इसी काम को करने के लिए 100 प्लांट्स लगाने के लिए मैंने 5 स्टूडेंट्स के बदले 10 स्टूडेंट्स जो है लगा दिए हैं काम करने के लिए. उनको मैंने वर्क दे दिया है कि यू हैव टू कंप्लीट दिस प्लांटेशन. तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हमने जो है स्टूडेंट्स को इंक्रीज़ कर दिया है. वो 5 से कितने हो गए हैं, 10.
तो अब अगर 5 बच्चे किसी काम को 12 दिन में कर रहे थे, अब उसी काम को करने के लिए 10 बच्चे लगा दिए गए हैं, देन द टाइम टेकन बाय दिस 10 स्टूडेंट्स मस्ट बी लेस देन 12 डेज। जो टाइम होगा वो इससे क्या होगा, लेस होगा, लेस देन 12 डेज। वो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9, 10, बट इट विल बी लेस देन 12 बिकॉज 5 बच्चे उस काम को 12 डेज में कर रहे थे। तो अब हमारे पास ज़्यादा लोग काम करने वाले हैं, तो अगर लोग ज़्यादा होंगे तो उस काम करने के लिए अब जो दिन है वो कम लगेंगे। यानी कि पहले दिन ज़्यादा थे और अब क्या हो गया आपके पास, कम, यानी ये उल्टा हो गया। यहाँ पर इंक्रीज आ गया तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास, डिक्रीज आ गया। यानी कि अगर आपने बच्चे 5 से 10 कर दिए तो दिन क्या हो गया आपके पास, 12 से कम हो गए। तो इस केस को हम कहेंगे कि ये केस लग गया हमारे पास इनवर्स वेरिएशन का। जैसे हमारे पास डायरेक्ट का था वैसे ही अब हमारे पास इनवर्स का है। डायरेक्ट वाले केस में क्या था कि अगर हम दोनों क्वांटिटीज़ का रेशो निकालते थे तो उसकी वैल्यू हमेशा सेम आती थी कि x अपॉन वाई इज ऑलवेज इक्वल। अब इनडायरेक्ट वाले जो क्वेश्चन होंगे हमारे पास, इन्वर्स वेरिएशन वाले जो क्वेश्चन होंगे, उनमें भी हमारे पास एक ऐसा रिलेशन होगा कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि गिवन आपकी बुक में भी है कि कोई एक ट्रेन है या कोई बस है जिसमें एक जगह स्पीड को मेज़र कर रहे हैं और स्पीड को जो मेज़र किया जा रहा है वो किया जा रहा है किलोमीटर पर आवर्स में, और दूसरे कॉलम में हम रिलेट कर रहे हैं उसका टाइम जो कि हमारे पास गिवन है आवर्स में। तो टेबल तो बनेगा ही। दिस इज टू शो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब मान लेते हैं हमने यहाँ से इस पॉइंट तक जाना है, हमें ये डिस्टेंस कवर करना है। मान लो ये डिस्टेंस 100 किलोमीटर या वट एवर जो भी है, हमें ये डिस्टेंस कवर करना है। तो डिस्टेंस कवर करने के लिए कुछ टाइम लगता है। यहाँ से अगर हमें यहाँ तक पहुँचना है, इफ़ वी वांट टू कवर अ डिस्टेंस फ्रॉम A to B, then we will take some time to reach from A to B, and time depends upon speed, कि जितनी आपकी स्पीड होगी उतना कम टाइम लगेगा। टाइम और स्पीड का रिलेशन क्या है, अगर आप स्पीड इंक्रीज करेंगे, अगर स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो डिफरेंट डेफिनेट सी बात है कि टाइम क्या हो जाएगा आपके पास, डिक्रीज होगा। जैसे देखते हैं कि अगर हमारी स्पीड, पहले केस में क्या बोल रहा है कि अगर स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, इफ़ द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज 30 किलोमीटर पर आवर, देन द टाइम टेकन बाय दैट व्हीकल इज 12 आवर्स। कि अगर 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास 12 आवर्स लग जाएंगे। ए पॉइंट से बी तक जाने के लिए अगर हम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो 12 आवर्स का टाइम लगेगा। अब अगर स्पीड को हम थोड़ा इंक्रीज कर दें, मान लेते हैं स्पीड कितनी कर दी है, अब स्पीड को हमने 40 किलोमीटर पर आवर कर दी, यानी कि एक आवर में अब हम 40 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे। तो अगर हम थोड़ी स्पीड ज़्यादा कर देंगे तो जो टाइम 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लगा था, अब जो टाइम होगा वो थोड़ा कम लगेगा। तो 40 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड केस में क्या हो गया कि स्पीड को 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया, और स्पीड को 40 किलोमीटर आवर करने पर हमारे पास जो टाइम लगा ए से बी जाने के लिए वो लगा 9 आवर्स। थर्ड केस में क्या कर दिया, स्पीड को और इंक्रीज कर दिया, उसको अब 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया, और तेज़ गाड़ी चल रही है। और अगर 60 किलोमीटर पर आवर चल रही है तो 60 किलोमीटर पर आवर चलने से जो टाइम है वो लग गया हमारे पास अब 6 आवर्स। और ऐसे ही करते करते अगर हम स्पीड को 90 किलोमीटर पर आवर कर दें तो टाइम हो जाएगा 4 आवर्स। तो अब रिलेशन क्या है, जैसे हमारे पास पहले जो है रेशो सेम आ रहा था, अब हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा जो अब हमारा क्वेश्चन होगा उसे सॉल्व करने के लिए। तो देखते हैं जी, अब क्या हो जाएगा। अगर हम देखें, अगर हम चेक करें तो इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालें, 30 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 3 ज़ा 36, 360। नेक्स्ट 40 मल्टीप्लाई बाय 9, इट्स 360, और 60 मल्टीप्लाई बाय 6, इट्स अगेन 360, एंड 90 मल्टीप्लाई बाय 4, इट्स अगेन 360। आप क्या देख रहे हैं, यू कैन सी इन ईच ऑफ द गिवन केसेस द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y बोथ कॉलम इज ऑलवेज
सेम। तो यू कैन से कि इनमें जब हमारे पास इन्वर्स होगा तो x इंटू वाई इज ऑलवेज कांस्टेंट। x और y की वैल्यू हमेशा कैसी आएगी? कांस्टेंट इन केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन। और अगर आपके पास डायरेक्ट है तो x अपॉन वाई इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास इन्वर्स वेरिएशन का केस है तो x अपॉन वाई की वैल्यू x इंटू वाई की वैल्यू कांस्टेंट है, और अगर हमारे पास डायरेक्ट वेरिएशन का केस है तो x अपॉन वाई की वैल्यू कांस्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इस चैप्टर में जो है वो क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है। अगर क्वेश्चन को ढंग से अंडरस्टैंड करोगे तभी आप लोग इन्वर्स या डायरेक्ट वेरिएशन का मेथड अप्लाई करोगे, अदरवाइज आपको दोनों से क्वेश्चन सेम सेम से ही दिखाई देंगे। बस आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से केस में दोनों इंक्रीज़ हो रहे हैं या कौन से केस में एक इंक्रीज़ हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज़ हो रहा है। जहाँ पर दोनों इंक्रीज़ या दोनों डिक्रीज़ होंगे वहाँ पर डायरेक्ट वेरिएशन, और जहाँ पर एक इंक्रीज़ होगा और एक डिक्रीज़ होगा वहाँ पर एक इंक्रीज़ और दूसरा डिक्रीज़ होगा वहाँ पर आप डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन का यूज़ करेंगे। तो अगर बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की, एग्जाम्पल 5 में लिखा गया है x and y vary inversely, find the value of p and q. It is given to us that x and y, these x and y, they have a relation of inverse variation, and we have to find the value of p and q. So how to solve? Since x comma y vary inversely, they vary inversely, therefore हमें पता है, we know x into y is always equals to constant, कि x और यानी कि इनका प्रोडक्ट सेम रहेगा। द प्रोडक्ट ऑफ इनवर्स वेरिएशन इज ऑलवेज सेम एज इन डायरेक्ट वेरिएशन। द प्रोडक्ट द रेशियो ऑफ बोथ वेरिएबल always remains same. So here it is given quantities 5 and 8 are both given values, so we will take 5 and 8. 5 multiplied by 8 equals to product of these two, these all terms are equal, so 5 into 8 is equals to 10 multiplied by p. Simplify 5 into 8, 10 in relation with multiple, so in case of multiply it will come to divide, and p is equals to 5 multiplied by 8 divided by 10. So you can divide 5 1 is 5, 5 2 is 10, and 2 4 is 8. So value of p is 4. And similarly again 5 into 8, the ratio, the product of all the terms are same, all the relations are same, 5 upon 8, 10 into p, q into 2, the all product are same. So 5 into 8 must be equal to q multiply by 2. Again on simplification 5 into 8, this 2 will come down equals to q, 2 4s are 8 and 5 4s are 20. The value of q is 20. So this is example number 5, and you have to find the value of p and q. Just like example number 5, you have to solve question number 1 of worksheet number 2, where you have to find the blank term. You can name blank term as a, b, p, q, p, r, s, whatever you want. You have to use small letters. Now question number 1 first of worksheet 2 will be solved like this. Now some other questions, statement questions. So we have an example number 6. Just try to understand the example, and the example is, if 52 men can do a piece of work in 35 days. अगर 52 persons 52 मैन किसी काम को 35 डेज में कर सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट लाइन कह रही है कि 52 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज, इन हाउ मैनी डेज विल 28 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। कि अगर उसी काम को 28 पर्सन ने करना हो तो वो काम कितने दिन में ख़त्म होगा। लेट अस ट्राई टू मेक द बॉक्स फॉर दिस क्वेश्चन।
ये हमसे पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज, तो जो आपसे पूछा गया उसको आप एज्यूम कर लेंगे. लेट डेज टेकन बाय 28 मैन इज एक्स. कि हमने मान लिया कि जो 28 मैन है वो एक्स डेज में वो काम कंप्लीट कर देंगे. और हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट है नंबर ऑफ मैन और टाइम है हमारे पास डेज में. ये बॉक्स बनाना है आपको, ऐसे रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन को. 4 कॉलम बनेंगे आपके पास. तो फर्स्ट लाइन कह रही थी, फर्स्ट लाइन में क्या कहा है, 52 मैन, 52 मैन यहाँ होंगे. 52 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज. अगर 52 मैन्स को 100 प्लांट्स लगाने हैं, प्लांटेशन करनी है, तो वो 35 डेज लगा रहे हैं. ठीक है. अब अगर उसी काम को, अगर मैं इसी काम को 28% से कराऊँ, 52 मैन थे पहले और वो 35 डेज लगा रहे थे. नाउ मैंने जो है नंबर ऑफ पर्सन कम कर दिया है, 28 कर दिया है. तो अब हमें चेक ये करना है कि 28 जो पर्सन होंगे वो 35 डेज से कम टाइम लेंगे या 35 डेज से ज़्यादा टाइम लेंगे. तो जैसा दिखाई दे रहा है, आपको जज भी करना है, अंडरस्टैंड भी करना है कि अगर आप आदमी कम कर देंगे तो डेज जो है वो ज़्यादा लगेंगे. अगर किसी काम को पहले 52 लोग कर रहे थे, अब उसी काम को 28 लोग कर रहे हैं, सेम प्लांट लगाने, दोनों को 100 लगाने थे, तो अब क्या होगा, ये टाइम आपके पास बढ़ जाएगा. ये आपके पास यहाँ से डिक्रीज़ हो जाएगा और ये वाला केस आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगा. तो आप देख रहे हैं कि आपके पास एक क्वांटिटी से जो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज़ हो रही है. तो अब हमें ये चल चुका है पता है कि ये केस इन्वर्स वेरिएशन का है. तो लिखेंगे दिस इज़ अ केस ऑफ इन्वर्स वेरिएशन. और अगर ये केस इन्वर्स वेरिएशन का है तो हमें पता है इन्वर्स वेरिएशन के केस में x इंटू वाई हमेशा कांस्टेंट होता है. यानी कि इसका और प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा. तो लिखेंगे हम लोग 52 मल्टीप्लाई बाय 35, 28 मल्टीप्लाई बाय x. और आपको पता है यहाँ पर 28 मल्टीप्लाई के रिलेशन में है, तो अगर यहाँ कुछ मल्टीप्लाई में, तो वो अगर आप उसको इक्वल टू से चेंज कर रहे हैं तो वो अपने इन्वर्स रिलेशन में आ जाएगा. मल्टीप्लाई का अगर आप कन्वर्स निकालें तो वो डिवाइड होता है. 52 मल्टीप्लाई बाय 35, 28 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर आके ये डिवाइड में आ जाएगा और आपके पास सिर्फ x बच जाएगा. 7 से काट सकते हैं, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28, 4 1 इज़ 4, 4 3 ज़ा 12 एंड 13 इंटू 5 65. x की वैल्यू हमें फाइंड नहीं करनी है, x नहीं कहा है हमें निकालने के लिए. हमें कहा था कि हाउ मैनी डेज, तो नंबर ऑफ डेज टेकन, नंबर ऑफ डेज टेकन कितने आ गए हमारे पास, 65. दिस इज़ योर आंसर. सो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं. और आप वर्कशीट जो आपके पास सेकंड है, उस वर्कशीट का आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट करना है. क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है. क्वेश्चन नंबर 5 करना है. क्वेश्चन नंबर 6 करना है. क्वेश्चन नंबर 8 आपको करना है. क्वेश्चन नंबर आपको 9 भी करना है. इतने क्वेश्चन करने हैं आपको. ये आपका होमवर्क रहेगा इस चैप्टर का, इस जो टॉपिक पे हमने बात करी. थैंक यू.